Hello everyone. In today's SP lecture, chapter 3, we are going to discuss regarding transmission of share today. Let us move towards ebook. So in the last lecture, we have seen what is transfer of share, right? So एक बार go through कर लेते हैं quick revision. ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वन ओनर से दूसरे ओनर के पास शेयर जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर. ठीक है ना. ओनरशिप राइट जब आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, सेंड करते हो, तो उसे हम ट्रांसफर बोलते हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेल ट्रांजेक्शन और इट कैन बी एज अ गिफ्ट फॉर्म में हो सकता है विदाउट एनी कंसिडरेशन. तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर बोलेंगे. बेसिकली जहां पर शेयर का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, मालिकाना अधिकार ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम ट्रांसफर बोलते हैं. ठीक है. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन. जब कंपनी का मेंबर शेयर होल्डर अपना शेयर किसी और को देता है, जैसे भी दे, पैसे के लिए दे या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर. तो जो पब्लिक कंपनी का शेयर होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, और जो प्राइवेट कंपनी का शेयर होता है उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं. ये हमने देखा था. ठीक है. फिर हमने देखा क्या कंपनी किसी ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकती है. तो जहां बिल्कुल कर सकती है. कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे, हमें यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए. तो when the provision of the transfer of share is given in the article of association not fulfilled by the member, जैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, वैसा प्रोविजंस आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दिया जाएगा. ठीक है. मतलब मना कर दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल्स. जैसा हमारा जो ट्रांसफर फॉर्म है वो फिलअप होना चाहिए, वैसा अगर नहीं हुआ है तो भी क्या होगा? आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, मतलब रिफ्यूज हो जाएगा. ठीक है. When the instrument is not accompanied by the share certificate. आपको पता है जब भी शेयर आप ट्रांसफर करें तो ट्रांसफर फॉर्म के साथ में, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं, क्या होना चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट अटैच्ड होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए. तो अगर शेयर सर्टिफिकेट साथ में नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अधिकार है कि वो आपका ट्रांसफर रिफ्यूज कर सकते हैं. When the company has a lien on share, जब कंपनी को ये शेयर अपने पास रखने का अधिकार है. कब होता है? जब दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है ओनरशिप से रिलेटेड, तो कंपनी शेयर अपने पास रखती है. ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है? जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकती है. या फिर कोई मेंबर अपील करे. ठीक है ना. यहाँ पर अगर ये चारों जो पॉइंट्स थे उसको लेकर के अगर किसी मेंबर को या जो ट्रांसफरर है उसको दिक्कत है, मतलब उसको ये नहीं समझा कि कंपनी क्यों रिफ्यूज कर रही है, तो इसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है एनसीएलटी में. एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ये कोर्ट होता है जहां पर आप केस दर्ज करा सकते हो कंपनी के खिलाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ, कि आपका ट्रांसफर ये होने नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर डिसीजन लिया जाएगा. और अगर आप एनसीएलटी से नाखुश हो तो आपको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. वो हमने देखा. इसके बाद था ब्लैंक ट्रांसफर. ब्लैंक ट्रांसफर के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्लैंक चेक के जैसा. जैसे ब्लैंक चेक होता है, अगर मुझे आयुष को पे करना है और मैंने उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है ना, और मैंने एक चेक, सपोज 5000 रुपीज का चेक है, आयुष को दे दिया. अभी आयुष को ये पे करना है दीपक को, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है ना, दीपक को. तो जब तक उसके ऊपर नाम नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली किसी के पास भी ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है. बराबर है. अल्टीमेटली सपोज ये पूजा को अमाउंट विड्रॉ करना था, तो चेक जब उसके पास आया तो उसने अपना नाम लिख दिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसके अकाउंट में अमाउंट आ जाए. ये ब्लैंक चेक का फायदा होता है कि आपको बार बार न्यू चेक इश्यू करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ऐसे यहाँ पर क्या है? ब्लैंक ट्रांसफर. ब्लैंक ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि जब भी हमें ट्रांसफर करना रहता है तो हमें एक ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर डिटेल किसकी लिखनी पड़ती है? ट्रांसफरर की डिटेल, मतलब सेलर की डिटेल,
और ट्रांसफरी की डिटेल मतलब बायर की डिटेल आपको पूरा लिखना पड़ता है, उसका डेट, सिग्नेचर सब होना चाहिए, और उसके बाद इसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके देना पड़ता है। हर एक ट्रांसफर में लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम जाता था पहले, जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन वगैरह लेते थे, ये पहले की बात है, अभी की नहीं। तो उस समय इसमें बहुत डिले होता था, इस कारण से ब्लैंक ट्रांसफर एक ये अनोखा तरीका निकाला गया कि एक काम करो, ट्रांसफरर का डिटेल डालो ही मत, बार बार शेयर बेचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने ये रोहित को सेंड किया बिना ट्रांसफरी का डिटेल लिखे हुए, रोहित को अगर ये बेचना है तो वो डायरेक्टली किसी और को दे सकता है, क्योंकि अभी तक हमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया नहीं। जो लास्ट पर्सन रहेगा जिसको सही में ओनरशिप चाहिए, वो वहां पर अपना नाम लिख लेगा और कंपनी को सबमिट कर देगा। तो इससे फायदा क्या होगा, ये जो हर बार ट्रांसफर पे 1.5 महीने का टाइम वेस्ट होता था, वो टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ब्लैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट, फॉर्ज ट्रांसफर। फॉर्ज ट्रांसफर का मतलब क्या बताया था, जब भी नकली सिग्नेचर करके किसी ने आपका डॉक्यूमेंट अपने नाम पे कर लिया, उसको बोलते हैं फॉर्जरी। तो फॉर्ज ट्रांसफर क्या होता है, आपका शेयर सर्टिफिकेट किसी ने ले लिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे आपके ही जैसे सिग्नेचर करके ट्रांसफरर के डिटेल फिलअप करके कंपनी को सबमिट कर दिया, और ऐसा अगर ट्रांसफर हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, फॉर्ज ट्रांसफर। फॉर्ज ट्रांसफर पता चलने पर नल एंड वॉइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये नकली सिग्नेचर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। न्यू टॉपिक है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर हमें समझ में आ गया, तो ट्रांसमिशन समझने में ज्यादा देर न लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है एग्जाम में, तो आप ध्यान दें। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है ना। क्या बता दें यहाँ पर कि जो ट्रांसमिशन होता है ये ऑटोमेटिकली लॉ के ऑपरेशन से होता है। कैसे, तो ट्रांसमिशन कौन से केस में होता है ना, पहले वो हम समझते हैं। ट्रांसमिशन बेसिकली 3 केसेस में होता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। रिपीट करेंगे मेरे साथ, पहला डेथ, दूसरा इंसॉल्वेंसी और तीसरा इंसैनिटी। ठीक है, तो इन द केस ऑफ डेथ, जिस पर्सन का मृत्यु हो गया, जो डिजीज पर्सन है, ऑटोमेटिकली जो उसका शेयर है वो उसको लीगल हेयर को चला जाता है, जो सक्सेसर होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, या तो उसकी वाइफ की हो जाएगी या तो उसके बच्चों की, फैमिली मेंबर की हो जाएगी। तो ये जो ऑटोमेटिक होता है इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर की गई है। द शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अ पर्सन ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। तो 3 केस यहाँ पर बता दिया गया, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी। ठीक है, दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। देखो डिफरेंस पता चल रहा है, वो कैसा एक्शन था, वॉलेंटरी था। ट्रांसफर इज अ वॉलेंटरी एक्शन, बट ट्रांसमिशन क्या है, इनवॉलेंटरी। मतलब यहाँ पर बेचने वाला तो जिंदा ही नहीं है, या तो वो मर गया है, या तो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो इनसेन हो गया। ठीक है ना, तो तीनों ही केस में ये उसकी इच्छा नहीं है, ये बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ है, कानून की वजह से हो रहा है। कानून ही ऐसा है कि मरने के बाद जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके जो सक्सेसर है, लीगल हेयर है, उसके पास चला जाता है ना। इंसॉल्वेंसी होती है, जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, और उसका प्रॉपर्टी किसको चला जाता है, उसके जो लेनदार होते हैं ना, क्रेडिटर्स, उनको चला जाता है। और जो इनसेन पर्सन होता है, इनसेन का मतलब जो पर्सन दिमाग से थोड़ा पैदल है। पैदल का मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, पागल बोलते हैं ना, लेकिन कौन सा पागल, जो जिसको हम पागल बोल रहे हैं वो पागल नहीं, जिसको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है वो पागल। मैड का जिसको सर्टिफिकेट मिला है, ऐसा जो इनसेन पर्सन होगा उसका जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसको वो प्रॉपर्टी चली जाती है, तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन है वो 3 केस में ही होता है। कौन से केसेस हैं, इंसॉल्वेंसी, डेथ और इंसैनिटी। ये जो 3 केस है इसमें ही क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून के थ्रू होता है। यहाँ पर देने वाले की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि पहला व्यक्ति कौन है, जिसका डेथ हो गया, वो क्या देगा, खुद ही मर गया। और दूसरा इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया घोषित हो गया, बैंकरप्ट हो गया,
और तीसरा इनसेन पर्सन, जो पागल है, दीवाना है, डॉक्टर ने घोषित कर दिया है तो उसका खुद का शुद्ध रहता नहीं है, वो दूसरे को क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा, तो ऐसे व्यक्ति का जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इट्स एन इनवॉलेंटरी एक्शन, ध्यान देना, कौन सा, इनवॉलेंटरी एक्शन। देयर इज ओनली वन पार्टी दैट इज लीगल हेयर। लीगल हेयर मतलब सक्सेसर है कि नहीं, सक्सेसर मतलब आप क्या बोल सकते हो, जिसके नाम पे वसीयत थी, या वारिसदार आप बोल सकते हो। हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस क्या करता है, स्टार्ट करता है, ऐसा लीगल है, सक्सेसर, वारिसदार है ना, उसका जो भी वारिस होगा उसको शेयर ट्रांसफर किया जाएगा बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर। शेयर के लिए उसको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं, अभी देगा भी किसको, है ना, जो लेने वाला था या तो उसका डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसैनिटी हो गया, तो जो लीगल हेयर है उसको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूअस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। अगर कोई ओरिजिनल लायबिलिटी थी मेंबर की, मेंबर मतलब शेयर होल्डर की, तो वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। मतलब क्या, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हमारा जो शेयर था वो पार्टली पेड अप था, कैसा था, पार्टली पेड अप था, 10 रुपए का शेयर था, लेकिन अभी तक उस पर हमने 8 रुपए पे किए थे, 8 रुपीज, तो 2 रुपीज आर स्टिल पेबल। तो सपोज मिस्टर दामोदर दास है, कौन है, दामोदर दास, ठीक है, और उनके पास शेयर था जिसपे उन्होंने 8 रुपीज पे कर दिया था, 2 रुपीज पे करना बाकी था, तो स्टिल ही इज लाइबल टू पे 2 रुपीज पर शेयर, हर एक शेयर पे 2 रुपए पे करना बाकी है। अभी दामोदर दास सपोज सिधार गए, ठीक है ना, राम नाम सत्य हो गया, उनका जो बेटा है नरेंद्र दास एग्जाम्पल, तो ये जो नरेंद्र दास है उनको शेयर मिलेगा ना, तो ओनरशिप तो मिल जाएगा, लेकिन नरेंद्र दास भी 2 रुपए के लिए क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे, क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे। बात समझ में आया क्या, तो जो मेन लाइबिलिटी ओरिजिनल ओनर की थी ट्रांसमिशन के बाद, वही लाइबिलिटी करंट ओनर की भी हो जाएगी। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी। आपको ट्रांसफर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और इस ट्रांसफर पे कोई स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है। ये तो कानून बोलता है कि जो व्यक्ति डिजीज्ड है या कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसेन हो गया है, तो उसके लीगल हेयर को उसकी प्रॉपर्टी जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी कौन से इवेंट पे किसको शेयर ट्रांसफर होता है, तो इन द केस ऑफ डेथ, अगर किसी का डेथ हो गया मेंबर का, तो शेयर किसको मिलेगा, उसके लीगल हेयर को मिलता है। अगर कोई इंसेन हो गया, इंसेन मतलब पागल हो गया, तो उसका जो गार्डियन है या उसका जो देखभाल करने वाला है ना, उसको जाएगा। तीसरा, अगर कोई बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो ऑफिशियल रिसीवर है, जिसको किसने अपॉइंट किया, कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ठीक है ना, उसको ये शेयर्स मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। डेथ होगा तो लीगल हेयर मतलब वारिसदार, इंसेन होगा तो उसका जो गार्डियन है ना, उसका जो पालक है, देखरेख करने वाला, देखभाल करने वाला है उसको, और इंसॉल्वेंट होगा तो जो ऑफिशियल रिसीवर है, कोर्ट ने जिसको नियुक्त किया है, ऐसे पर्सन को मिलता है। अभी लीगल हेयर का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर इंसान का डेथ होता है तो या तो वो वसीयत बना करके गया है, वसीयत मतलब विल है ना, लास्ट में देखो वसीयत बना के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, तो अगर वो वसीयत बना के गया है तो उस वसीयत में, उस विल में जिसका नाम लिखा हुआ है वो बन जाएगा लीगल हेयर। क्या बन जाएगा, लीगल हेयर। और अगर नहीं लिख करके गया है ना, उसको पता ही नहीं था भाई उसकी डेथ होने वाली है, तो कैसे लिख के जाएगा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो भी फैमिली मेंबर है, नियरेस्ट फैमिली मेंबर है ना, उसको वो प्रॉपर्टी जाती है। जैसे वाइफ है तो वाइफ को, या बच्चे हैं तो बच्चों को चले जाएगी, कोई नहीं है तो जो भी नियरेस्ट रिलेटिव है उसको चली जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीगल हेयर, कानूनी हकदार, बराबर है। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि किसकी प्रॉपर्टी किसको जाती है इन द केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी। अब हम देख रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एवरी स्टूडेंट शुड राइट इट 5 टाइम्स। पहला देखो, आईपीओ और एफपीओ के बारे में बोला गया है। तो डिस्टिंग्विश जब हम कर रहे हैं, एक टाइप से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो आप भी ध्यान दीजिए, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम कंपनी क्या कर रही है, अपना शेयर मार्केट में लॉन्च कर रही है जनरल पब्लिक के लिए, उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, और एफपीओ किसको बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर।
ये सब्सिक्वेंट इशू है। कैसा इशू है? सब्सिक्वेंट, मतलब पहले इशू के बाद का कोई भी इशू ले लो, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट इशू। तो ये हो जाता है फर्दर ऑफर, मतलब आईपीओ करने के बाद में कभी फ्यूचर में हमने जनरल पब्लिक से पैसे मांगे या शेयर इशू किया तो उसे बोला जाता है एफपीओ। ठीक है। टाइप ऑफ इशूअर, तो यहाँ पर जनरली अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनी होती है वो होते हैं, जो बाद में अपने आप को क्या कराते हैं, लिस्ट करवाते हैं। और एफपीओ में तो वो ऑलरेडी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी होती है। कब इश्यू होता है? It is usually issued by an existing company which wants to raise capital from the public for first time. तो existing company जो है वो इशू करती है, जो पहली बार जनरल पब्लिक से शेयर के पैसे लेना चाहती है। और ये लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है, जो एफपीओ के लिए जाती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी आईपीओ हो चुका है, तो इसका मतलब है वो लिस्टेड है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ इश्यू, कौन पहले आता है? आईपीओ प्रोसीड एफपीओ। आईपीओ पहले होता है, एफपीओ बाद में होता है। ठीक है। और एफपीओ हमेशा आईपीओ के बाद में होता है। तो ये एकदम नॉर्मल सी चीजें हैं। लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को रजिस्टर करना, ताकि उसका बेटर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से परचेस और सेल हो सके, ट्रांसफर हो सके। ठीक है ना, उसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। तो आपको अपना शेयर रजिस्टर कराना पड़ता है कोई भी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे हम देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लगभग 25-26 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आप रजिस्टर करा सकते हो। तो एटलीस्ट एक जगह पर तो आपको रजिस्टर कराना चाहिए। तो कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग आईपीओ। तो पहली बार उसको क्या कराना पड़ता है? लिस्टेड कराना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या रहती है? ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वो आईपीओ करा चुकी है तो उसका नाम पहले से दर्ज है। ठीक है। रिस्क, इट इज वेरी रिस्की। कंपनी फर्स्ट टाइम आ रही है तो बहुत रिस्की है, पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं है, तो इन्वेस्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है। वेरएस फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होता है? ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, बाकी जनरल पब्लिक को भी पता रहता है कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर रिस्क एज कंपेयर टू आईपीओ थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है। फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस, इसमें तो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश का पॉइंट यही है कि फिक्स्ड प्राइस में हम लोग को दो फैक्टर पता होते हैं, क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी एंड अमाउंट, ये दो चीज हमें पता होती है। तो अंडर दिस मेथड द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस एंड इन्वेस्टर हैव टू बाय शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली। तो क्या होता है इसमें? इश्यू प्राइस मेंशन होता है, इश्यू प्राइस मेंशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इशू प्राइस मेंशन होता है, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मेंशन होता है। बट जब हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज है, उसे अमाउंट या क्वांटिटी दोनों में से किसी एक में क्या होता है, डाउट होता है ना। तो वो अपना प्राइस मेंशन करती नहीं है। प्राइस की जगह पे क्या मेंशन करती है? प्राइस बैंड, है ना, एक रेंज होता है जिसमें एक फ्लोर प्राइस होता है, एक कैप प्राइस होता है, उसे मेंशन किया जाता है। और यहाँ पर कंपनी इशू करती है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ शेयर, तो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर बताया जाता है, और जबकि यहाँ पर क्या बताया जाता है? प्राइस रेंज बताया जाता है। तो प्राइस जो है दैट इज नॉट नोन इन एडवांस, पहले से पता नहीं होता। ओनली द मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस एट विच, तो यहाँ पर फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस ये आपको पता रहता है। ठीक है ना। तो एक प्राइस रेंज आपको दिया हुआ है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपनी हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एंड इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू होता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मेन प्रोस्पेक्टस नहीं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होता है। कौन सा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, यहाँ पर कंपनी क्लियर है, उसको पता है उसका डिमांड वगैरह क्या होने वाला है। कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड एंड इट्स शेयर ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू, है ना। तो आपको पता होता है उसका डिमांड वो कब तक क्लोज होगा, कहाँ तक क्लोज होगा, ये क्लोजर के बाद ही पता चलता है। जबकि जो दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर हमको बिडिंग के टाइम पता चल जाता है।
ठीक है ना, एवरी डे, डिमांड फॉर इट शेयर एवरी डे। तो यहाँ पर बिडिंग लगाई जाती है, मतलब बोली लगाई जाती है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमें पता चलता है कि मार्केट में हमारी शेयर की कितनी डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं। तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, बिफोर द क्लोजर, ठीक है ना, बिफोर द क्लोजर। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी क्या पे करना पड़ता है, तो लिखा है यस, एंटायर एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड, पूरा एप्लीकेशन मनी आपको पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, या तो आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी भर दो, या पूरा का पूरा जो फेस वैल्यू है ना, जितने पे इश्यू प्राइस रखा हुआ वो पूरा पे कर दो। और यहाँ पर ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग, बिडिंग के टाइम पे सिर्फ आपको क्या पे करना पड़ता है, एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ता है, आपसे पूरे पैसे डिमांड किए नहीं जाते, ठीक है, किसमें, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। व्हेन यूज्ड, कब यूज किया जाता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी इशू दैट इज पब्लिक इशू, राइट इशू, इशूज, कोई भी इशू में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजुअली इसको कब इशू किया जाता है, आईपीओ और एफपीओ के टाइम, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक इशू, ठीक है। राइट शेयर एंड बोनस शेयर, तो आइए देखते हैं राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है। राइट शेयर मतलब ऐसा शेयर जो अधिकार देता है अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कि वो कुछ और शेयर परचेस कर सकें कंपनी से एट लेस प्राइस एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑफर्ड मेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, किसे ऑफर किया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी ऑफर द शेयर होल्डर एट फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, है ना, तो शेयर होल्डर को पहला ऑप्शन दिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन, ताकि वो भी शेयर को परचेस कर सके, ठीक है। और बोनस शेयर कैसा होता है, बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट, सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट इश्यू, तो यहाँ पर डेफिनेटली पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, एक चीज है कि थोड़ा कम प्राइस रहता है। कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स, कंपनी क्या देती है, उनको एक अधिकार देती है परचेस करने का। जबकि बोनस शेयर कैसा होता है, फ्री होता है, इसमें कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट इशू पार्टली और फुल्ली पेड कैसे होते हैं, शेयर होल्डर हैव टू पे फॉर दिस शेयर एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल मनी एटसेट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर इज पेड अप। जब तक पूरा आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपको एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी ये सब पे करना पड़ता है। बोनस शेयर में कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा फुल्ली पेड अप होता है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसमें आपको और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, राइट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या राइट इश्यू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, तो यस, हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया होता है 90% का, वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट हैज टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जो भी पैसा आया है वो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो। क्या बोनस शेयर में ऐसा कोई क्राइटेरिया है, नहीं, बोनस शेयर में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, तो आपको सिर्फ शेयर वहां से ले लेना है, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सवाल ही नहीं उठता। क्या आप राइट इश्यू को रिनाउंस कर सकते हैं, यस, राइट इश्यू को रिनाउंस किया जा सकता है। रिनाउंस करने का मतलब अपना अधिकार किसी और को दे देना। क्या बोनस शेयर को कर सकते हैं, नहीं, बोनस शेयर को रिनाउंस किया नहीं जा सकता। आपको बोनस शेयर मिला है तो आपको ही लेना पड़ेगा, हाँ, लेने के बाद अगर आप बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, ठीक है। पर्पस ऑफ इशू, इशू करने का पर्पस क्या है, तो कंपनी ये इशू करती है व्हेन इट वांट्स टू रेज फ्रेश फंड्स बट वांट टू गिव अ चांस टू देयर एग्जिस्टिंग मेंबर, किसको चांस देना चाहती है, एग्जिस्टिंग मेंबर को चांस देना चाहती है, ताकि वो अपना शेयर होल्डिंग क्या कर सके, बढ़ा सके, बराबर है। और ये कब इशू होता है, एक्यूमुलेट ह्यूज प्रॉफिट, जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है, ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, पिछले 4-5 साल का बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो वहां पर वो क्या करती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है ना। कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो रिवॉर्ड देना चाहती है, इनाम देना चाहती है, किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर कैसा होता है, वॉलेंटरी होता है, डेलिबरेटली होता है,
जबकि ट्रांसमिशन कैसा होता है, ये इनवॉलेंटरी है, ठीक है ना, दैट मीन्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हेन डन कब किया जाता है, कभी भी कर सकते हैं जैसे मेंबर की इच्छा है, ठीक है। तो एज पर द वांट ऑफ मेंबर, एज पर द वांट ऑफ मेंबर, जब वो बेचना चाहता है तब बेच सकता है। ये कब होता है, इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंट और इंसैनिटी, इन केसेस में ट्रांसमिशन किया जाता है। नेचर ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये वॉलेंटरी एक्शन है, मतलब अपनी इच्छा से एक शेयर होल्डर अपने शेयर को क्या करता है, बेचता है। बट जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वो शेयर होल्डर या तो है ही नहीं, इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी के केस में वो दिवालिया हो चुका है, और इंसैनिटी के केस में वो पागल हो चुका है, तो उसकी इच्छा अनिच्छा मायने नहीं रखती है, ये ऑटोमेटिक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। पार्टीज इन्वॉल्व, कितने पार्टी है यहाँ पर, दो पार्टी होते हैं, एक बायर एक सेलर, और यहाँ पर तो सिंगल पार्टी रहता है, ओनली वन पार्टी, एंड दैट इज रिसीवर। जो रिसीवर है जिसको हम नॉमिनी बोल सकते हैं, है ना, वही एक पार्टी ट्रांसमिशन में रहती है। गॉट इट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, यस इट रिक्वायर्स, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपको लिखना पड़ेगा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो दो के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नेसेसरी। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पर्सन है। इनिशिएटेड बाय, कौन स्टार्ट करता है, कोई भी कर सकता है, ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी, है ना, ट्रांसफरर इनिशिएट द ट्रांसफर प्रोसेस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ट्रांसफरर ही इनिशिएट करे, दोनों कर सकते हैं, ट्रांसफरर को करना है तो ट्रांसफरर कर सकता है, ट्रांसफरी को करना है तो ट्रांसफरी कर सकता है। हाँ, अब बेचने का सवाल तो उठता है तो पहले ट्रांसफरर की तरफ से हाँ होनी चाहिए, बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ट्रांसफर का वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ट्रांसफरर स्टार्ट करता है, और यहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जो नॉमिनी रहता है या ऑफिशियल रिसीवर रहता है, वो यहाँ क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर किसी डिजीज्ड पर्सन का कोई मेंबर है, उसका डेथ हो गया, तो उसके फैमिली वाले ही बताते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन था उसका डेथ हो गया है, अब उसके नाम पे जो शेयर है आप उसके लीगल हेयर यानी कि जो नॉमिनी है, वारिसदार है, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ऐसा कंपनी को इंटीमेट कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा क्या, हाँ। तो यहाँ पर बायर जो है सेलर को पैसे दे सकता है, अगर ये फ्री गिफ्ट है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन ऑफन बाय द मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन, है ना, कुछ कंसिडरेशन के लिए होता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। और यहाँ पर कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर। जो ट्रांसफरर है, सेलर है, उसका लाइबिलिटी क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है एक बार उसने शेयर सेल कर दिया तो। जबकि ओरिजिनल लाइबिलिटी हमेशा वहां पर रहती है, ऑफ द मेंबर कंटिन्यूस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, और वो किससे ली जाएगी, उसके नॉमिनी से ली जाएगी जो भी लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यू होता है, क्या कंटिन्यू होता है, ओरिजिनल लाइबिलिटी। स्टैम्प ड्यूटी, क्या स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत है, यस। मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी स्टैम्प ड्यूटी आता है, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट ट्रांसमिशन के केस में कोई स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर ये डिस्टिंग्विश के साथ हमने चैप्टर 2 कवर अप कर लिया। अभी फटाफट हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए एक एक करके आंसर। डैश रेफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल, रिजर्व फंड, क्या बोला जाता है, आंसर इज यस, आंसर इज शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कैपिटल रेफर्स टू मैक्सिमम कैपिटल a company can raise by issuing share।
कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम कैपिटल हम कलेक्ट कर सकते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज बी, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो काफी लोगों का करेक्ट आंसर है। डैश मीन्स शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इश्यू, क्या बोलेंगे इसमें? सी, यस करेक्ट, पब्लिक इश्यू। पब्लिक को हम शेयर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अंडर डैश मेथड, मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। अंडर डैश मेथड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन बिडिंग। बिडिंग के ऊपर होता है, किसमें होता है बोलो? बुक बिल्डिंग में। यस, करेक्ट आंसर इज यस। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। इन डैश शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इश्यू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसे? यस, पॉइंट नंबर बी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। डैश इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या इश्यू किया जाता है, बोलिए? आईपीओ, ईसॉस या राइट इश्यू? तो आंसर है सी, राइट इश्यू, क्योंकि राइट इश्यू जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, और ईसॉस जाता है एम्प्लॉय को। बोनस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू डैश, किसको इश्यू किया जाता है? ए, बी, सी, किसे इश्यू करेंगे बोलो? यस, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इज द करेक्ट आंसर। तो सभी का आंसर करेक्ट है। डैश आर ऑफर्ड टू परमानेंट एम्प्लॉई, डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, किसे बोलो? परमानेंट, ये वर्ड आ गया तो यस, करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अंडर डैश अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग 200। कौन सी कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होते या सिक्योरिटीज ऑफर नहीं होती? तो करेक्ट आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट 200 मेंबर से ज्यादा को नहीं इशू किया जा सकता। नेक्स्ट इज द डैश हैव द पावर टू अलॉट शेयर, किसके पास पावर होता है अलॉट करने का? यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। करेक्ट आंसर इज बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेटर ऑफ डैश इज सेंट टू अप्लीकेंट हु हैव बीन गिवन शेयर। शेयर जिन्हें हमने दिया है उनको कौन सा लेटर दिया जाता है? रिग्रेट लेटर, रिनाउंसिएशन और अलॉटमेंट, कौन सा? यस, करेक्ट आंसर इज अलॉटमेंट। करेक्ट दिया जवाब आपने। डैश इज अ प्रूफ ऑफ लिटिल सॉरी टाइटल। डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल टू द शेयर, किसको बोलेंगे? यस, करेक्ट आंसर शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज द राइट आंसर। द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन, दो कॉल के बीच में कितने से कम का समय नहीं होना चाहिए? वेरी गुड, 1 मंथ का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। दो कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। कंपनी कैन डैश शेयर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अगर किसी ने कॉल नहीं भरा तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर अलॉट कर सकती है, सरेंडर कर सकती है, फोरफीट कर सकती है, क्या कर सकती है? यस, करेक्ट आंसर इज ए। बहुत अच्छे, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। वॉलेंटरीली गिविंग अवे वंस शेयर टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज डैश। अगर आपने अपनी इच्छा से शेयर दे दिया है ना वॉलेंटरीली, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सरेंडर, क्या बोलते हैं? यस, सभी का आंसर करेक्ट है। आंसर 1 ए, ट्रांसफर है ना, वॉलेंटरी का बात आ गया। तो जब आप वॉलेंटरी किसी और, ये देखो अनदर पर्सन को बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा होता ट्रांसफर या गिविंग अवे शेयर्स टू कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, तो क्या होता था? सरेंडर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर दूसरे पर्सन को हम दे रहे हैं, वॉलेंटरी दे रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। डैश ऑफ शेयर टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, फॉरफीचर, अलॉटमेंट, ट्रांसमिशन। वेरी गुड, ऑपरेशन लॉ ऑफ लॉ ये वर्ड आता है तो ही समझ में आ जाता है कि वो ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे।
रिया, रूपा, ऋतिक, तन्मय, आप लोग बहुत ही अच्छे से, एवं नेहा बहुत ही अच्छे से आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, मैच द पेयर। डेथ ऑफ मेंबर, बोलिए। डेथ ऑफ मेंबर, नंबर 5, यस, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, है ना। नेक्स्ट, वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ शेयर टू कंपनी बाय मेंबर। कंपनी को रिटर्न दे रहे हैं मेंबर के थ्रू वॉलेंटरीली, क्या होगा बोलो। करेक्ट आंसर रूपा, यस यस, सबका करेक्ट आंसर, सरेंडर ऑफ शेयर, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में प्राइस मेंशन किया हुआ है, क्या बोलेंगे। इसमें पूरे ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे आपको। यस, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट, ईएसपीएस, ईएसपीएस, ईएसपीएस किसको होता है, ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, करेक्ट है करेक्ट है, एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिग्रेट लेटर, रिग्रेट लेटर, यस, करेक्ट आंसर इज 6। जब शेयर अलॉट नहीं होते तो रिग्रेट लेटर इशू किया जाता है। चलो, बहुत ही करेक्ट आंसर दिया आपने, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हमारे सामने है, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, फोर्थ नंबर, कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, वेरी गुड, राइट है, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एफपीओ, एफपीओ, यस, सब्सिक्वेंट इशू आफ्टर आईपीओ, आईपीओ के बाद का कोई भी होगा, नंबर 2 इज करेक्ट। बोनस शेयर, बोनस शेयर तो सबको खबर है, 7 नंबर, राइट। इशूड विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट के 2 महीने में मिलना चाहिए, क्या बोलो। नंबर 5, शेयर सर्टिफिकेट, यस, शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के 2 महीने में मिलना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर कब करते हैं, ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, करेक्ट है, राइट, तो सभी ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, राइट अ वर्ड और अ टर्म, कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। नंबर 2, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर, बोलिए। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर, वो चार्ट हमें याद करना पड़ेगा, यस, सब्सक्राइब कैपिटल, वेरी गुड, पीयूष बहुत अच्छे। कैपिटल दैट विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बोलो। कैपिटल विच विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यस, रिया, पीयूष, वेरी गुड, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व रिजर्व, ठीक है। हाईएस्ट बिड प्राइस इन द बुक बिल्डिंग मेथड, हाईएस्ट प्राइस है ना, टॉप प्राइस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस या कैप प्राइस, है ना, फ्लोर प्राइस नहीं, सॉरी, फ्लोर प्राइस मैंने गलत बताया, सीलिंग प्राइस और कैप प्राइस, ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग हायर प्राइस बोलते हैं, राइट। ऑफरिंग ऑफ शेयर बाय अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ये तो मालूम है आपको, क्या है, आईपीओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सब्सिक्वेंट इश्यू ऑफ शेयर आफ्टर आईपीओ, सब्सिक्वेंट ये वर्ड आया तो क्या बोलोगे, एफपीओ, है ना, एफपीओ आ जाएगा। प्री एम्प्टिव राइट गिवन टू existing equity shareholder to subscribe
न्यू इश्यू ऑफ द शेयर बाय द कंपनी। तो प्रेफरेंशियल राइट दिया जा रहा है यहाँ पर शेयर होल्डर को, तो क्या होगा बोलो, ताकि कंपनी का शेयर वो सब्सक्राइब कर सके। वेरी गुड रिया, राइट इश्यू है ना, राइट इश्यू बोला जाएगा इसको। पॉइंट नंबर 7, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। किसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व किससे बोला जाता है? बोनस शेयर। बहुत अच्छे पीयूष एंड रिया, करेक्ट आंसर दिया आपने। बोनस शेयर को इश्यू करते तो हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। यस ऋतिक, ऋतिक ने भी करेक्ट आंसर दिया। अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर टू एन एप्लीकेंट, बोलो। वेरी गुड पीयूष, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और जब हम शेयर एप्लीकेंट को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। ठीक है। कमिटी सेटअप टू डिसाइड द फॉर्मूला फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये तो बहुत इजी है, अलॉटमेंट कमिटी है ना। मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विद इन 30 डेज, कम से कम जितना कलेक्ट होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। डॉक्यूमेंट विच इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप, क्या है वो? कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्राइमा फेसी एविडेंस प्रोवाइड करता है ओनरशिप का? शेयर सर्टिफिकेट। वेरी गुड तन्मय। पेनल एक्शन टेकन बाय कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कौन सा पेनल्टी इंटरेस्ट एक्शन लिया जाता है अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो? पेनल्टी एक्शन कौन सा लिया जाता है अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे कॉल का? फोरफीचर। वेरी गुड अथर्वा, फोरफीचर ऑफ शेयर, हम फोरफीट कर लेंगे। ठीक है। पर्सन टू हुम ट्रांसफर इज ट्रांसफरिंग द शेयर, सॉरी, पर्सन टू हुम ट्रांसफरर इज ट्रांसफरिंग द शेयर, क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसफरी है ना, ट्रांसफरी। यस वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन आ गया तो, ऑपरेशनल लॉ आ गया तो क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। वेरी गुड तन्मय, अथर्व, ट्रांसमिशन आएगा, करेक्ट है। चलो ट्रू और फॉल्स बता दो फटाफट। फर्स्ट वन, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी फोरफिटेड, करेक्ट है क्या? फॉल्स, सिर्फ जो पार्टली पेड अप रहता है उसी को फोरफिट किया जा सकता है, फुल्ली पेड अप को नहीं। ठीक है। द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर। यस ट्रू, वेरी मच ट्रू। शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर। यस ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट आंसर है। पार्टली भी हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है, शेयर सर्टिफिकेट हम इशू कर सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट बी डन विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉल्स है, 2 महीने का पीरियड होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नहीं, इसे फॉल्स बोलेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर हम किसे देते हैं? हम स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर्स वगैरह को भी देते हैं। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऐसा आ गया है, तो एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है। स्वेट इक्विटी जो होता है वो प्रमोटर्स को भी मिल सकता है, डायरेक्टर्स को भी मिल सकता है, एम्प्लॉय को भी मिल सकता है। ओके, तो वी विल चेक इट वंस अगेन लेटर ऑन। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर, बोलिए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 7, फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट बिड प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग मेथड, करेक्ट है। फॉल्स, फ्लोर नहीं, हम उसे क्या बोलते हैं? कैप प्राइस बोलते हैं। कैप प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस है ना, फ्लोर प्राइस क्या हो जाता है? लोवेस्ट प्राइस, तो फॉल्स है। कॉल्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर, ट्रू और फॉल्स? करेक्ट आंसर, इसी को हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। शेयर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्या बोलते हैं उसे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है ना।
Authorized capital is mentioned in capital clause of memorandum of association. True or false? ट्रू, करेक्ट है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके ऑथराइज्ड उसके जो कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल लिखा होता है, जिसे हम नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो फाइंड ऑड वन. इसमें से ऑड वन क्या है? देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल. वेरी गुड. इक्विटी शेयर कैपिटल ये ऑड है, ये चार्ट में आता नहीं है. ठीक है. ईसॉस, ईएसपीएस, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी. राइट शेयर, यस, राइट शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है और बाकी सब एम्प्लॉय को. फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इज दी करेक्ट आंसर. फेस वैल्यू ऑड है. बोनस शेयर, राइट शेयर, ईसॉस. ईसॉस एम्प्लॉय को दिया जाता है, बाकी दोनों शेयर एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर. अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बाकी दोनों फोरफीचर और सरेंडर कॉल्स नहीं पे करने के टाइम का एक्शन है. ठीक है. कंप्लीट द सेंटेंस, ये थोड़ा टफ जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं दिया है. बोलो, शेयर कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर एंड दूसरा क्या रहेगा? प्रेफरेंस शेयर. वेरी गुड, बहुत अच्छे पीयूष. रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ डैश. रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ डैश. वेरी गुड. अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल का क्या होता है? पार्ट होता है. ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड. अभी अभी हमने कंप्लीट किया. बोलो. ट्रांसमिशन. बहुत अच्छे अथर्व, पीयूष. द फॉलोइंग पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर आर ट्रांसफर एंड डैश. ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. बहुत अच्छे सचिन. voluntarily giving up share by a member due to inability to pay call is called as dash. voluntarily giving up share, आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आप वॉलंटरी शेयर दे रहे हो, क्या बोलेंगे? वेरी गुड पीयूष. सरेंडर ऑफ शेयर. सरेंडर ऑफ शेयर इज करेक्ट आंसर. ठीक है. वॉलंटरी आप क्या कर रहे हो? अपना शेयर कंपनी को दे दे रहे हो. क्यों? क्योंकि आप कॉल पे कर सकते नहीं हो, एंड दैट विल बी नोन एज सरेंडर ऑफ शेयर. तो पीयूष का आंसर करेक्ट है. कंपनी कैन फोरफिट ओनली डैश पेड शेयर. कंपनी किसे फोरफिट कर सकती है? पार्टली पेड अप. वेरी गुड. पार्टली पेड शेयर होगा तो फोरफिट कर सकती है. इन द केस ऑफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज टॉर्न और मल्टीलेटेड, कंपनी कैन इश्यू डैश. याद आता है? वेरी गुड सचिन. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं. बहुत अच्छे. इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी हैज टू इश्यू टू द ट्रांसफरी अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन डैश. ट्रांसफर में कितने महीने में शेयर मिल जाना चाहिए? 1 month. वेरी गुड रिया. लेटर सेंड टू अप्लीकेंट्स फॉर इन्फॉर्मिंग देम शेयर्स आर अलॉटेड इज कॉल्ड एज डैश. कौन सा लेटर दिया जाता है अलॉटमेंट के टाइम पे, जब आपको शेयर अलॉट हुआ है? वेटिंग फॉर योर आंसर. वेरी गुड. अथर्व का पहला आंसर आ गया, अलॉटमेंट. बहुत अच्छे. When applications received are more than the number of share offered, it is called as dash. क्या बोला जाता है? बोलिए. कभी कभी आपको आंसर पहले आ गया बट टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आप लोग थोड़ा पीछे रह जाते हो. Applications received are more than the number of share offered. ओवर सब्सक्रिप्शन. बहुत अच्छा रिया कुबल. ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है. In book building method, the final price at which shares are offered to investor is called dash. क्या बोला जाता है फाइनल प्राइस को? कट ऑफ प्राइस. बहुत अच्छे तन्मय. And shares issued free of cost to existing equity shareholder is called dash. बोनस शेयर. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पीयूष. रिया, पीयूष, अथर्वा. बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट आया तो चलो सबको आंसर मालूम पड़ जाता है. ठीक है. तो चलो ऐसे ही बहुत सारे जो आंसर्स हैं
इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।